आपने जो आईजीआई एविएशन का फॉर्म भरा है, तो इसके लिए आपके क्लासेज चल रही है। और ये 200 क्वेश्चनों की एक मैराथन क्लास है जो आपको देखनी है। और ये आपके आईजीआई एविएशन में चाहे लोडर हो या आप फिर आपके इम्पोर्टेंट होने ग्राउंड वाला है, स्टाफ हो, तो आपको सभी के लिए क्लासेज इम्पोर्टेंट होने अच्छे वाली से है। देखनी है। इसमें हम लगभग 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छी पीडीएफ है, आप इनको थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिएगा, और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी डाउट होते हैं वो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑफ़र रखा था 10 तारीख तक, लेकिन फिर भी आपके लिए 15 तारीख तक ये ऑफ़र बढ़ा दिया गया है। जो 200 रुपये की पीडीएफ है वो आपको 30% ऑफ यानी कि 140 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको बाई करना है तो आप कर सकते हो। आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट कर देना, यहाँ पे मिल जाएगी 7568135085, ठीक है। उसमें ये जो यूट्यूब की क्लासेज वगैरह रहती है इनकी भी पीडीएफ आपको उसके साथ मिल जाएगी, और जीके जीएस की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एविएशन नॉलेज की या बाकी आपका आईजीआई एविएशन की जो भी क्लासेज है मैंने यूट्यूब पे करवा रखी है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। क्योंकि उसमें सिलेबस कोई चेंज नहीं होता, चाहे मैंने 2024 का करवाया लेकिन फिर भी वही करना है। उसमें देख लेना, आपके 100% क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। आप पे शॉर्ट्स में जाना और वहाँ पे जो इनका मैंने रिव्यू अपलोड कर रखा है उसमें जाके देखना, आपको रिव्यू पता लग जाएगा कि किस प्रकार का क्या है। तो चलिएगा, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। एटीसी का पूरा नाम, यानी कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीसी, यानी कि एटीसी का पूरा नाम बताना है आपको। तो एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वायु यातायात नियंत्रण, ये किसका, एटीसी की फुल फॉर्म होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आपको देखो जो फुल फॉर्म्स होती है ना, इनको इंग्लिश में ही ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि आपके जो है वो इनसे रिलेटेड इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। वायु यातायात नियंत्रण, यानी कि एटीसी का कार्य यहाँ पे होता है कि हवाई जहाज़ों की जो उड़ान है और जो लैंडिंग को नियंत्रित करता है ताकि सुरक्षा बनी रहे। यानी कि जब भी हवाई जहाज़ उड़ते हैं और जब भी वापस लैंड करते हैं, जब भी रनवे पे लैंड करते हैं, तो ये कार्य है एटीसी का, कि इनकी देख रेख करनी, इनकी सुरक्षा करनी, ये किसका काम है, एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। चलिएगा, वहाँ पे ये सिग्नल देते रहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बाय एरिया, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग पूछा आपके, तो एरिया के अकॉर्डिंग हो जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, तो हैदराबाद में। इंदिरा गांधी कहाँ पे, दिल्ली में, जिसकी आप तैयारी करो। ये देखो आईजीआई की फुल फॉर्म है, आईजीआई की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ये मुंबई में, और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपके बेंगलुरु में। तो ये आपको कहाँ पे है ये याद रखना है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके काम पे हैदराबाद में है। ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और सबसे व्यस्त की बात करें तो वो हो जाएगा आपका आईजीआई वाला। चलिए, ये लगभग 5400 एकड़ में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। कौन सा, राजीव गांधी एयरपोर्ट है हैदराबाद का वो, और ये आपके इंटरनेशनल है। चलिएगा, नेक्स्ट। डीजीसीए भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था है। एक आपको ये भी याद रखना है, डीजीसीए क्या है, भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था है। चलिएगा, यात्रियों की संख्या के अकॉर्डिंग भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, यानी कि सबसे ज़्यादा यात्री कहाँ पे आते हैं, तो ये आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली वाला, जिसका आपने फॉर्म भर रखा है, यहीं पे आते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे, कोलकाता में। और छत्रपति शिवाजी अभी बताया मैंने मुंबई में, राजीव गांधी इंटरनेशनल हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है। ये एटीसी का कार्य पूछा है।
तो एटीसी का कार्य हो जाएगा उड़ान के दौरान जो विमान है इनकी निगरानी और इनका मार्गदर्शन करना किसका काम है, एटीसी का। जो वहाँ पे येलो कोड वगैरह में रहते हैं ना, वो एटीसी के अंतर्गत ही आते हैं। मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग फ्लाइट, यानी फ्लाइट के टाइम जो आपके एयरक्राफ्ट है इनको मॉनिटरिंग करना और गाइडिंग करना, ये किनका काम है, एटीसी का। नेक्स्ट, एटीसी इंश्योर्स एयरक्राफ्ट सेफ्टी बाय मैनेजिंग फ्लाइट पाथ्स एंड स्पेसिंग, यानी ये क्या करता है, एटीसी है वो उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और मार्ग व दूरी का प्रबंधन ये भी कौन करता है, आपके एटीसी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डीजीसीए का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजीसीए। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आपको इंग्लिश में याद रखनी है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। देखो जो फुल फॉर्म्स है वो आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से और आसानी से याद हो जाए, इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखनी, क्योंकि आपको जो पेपर आएगा वो सेम इसी मोडे में आएगा कि उसमें हिंदी भी होगी उसमें इंग्लिश भी होगी, ठीक है, दोनों मीडियम में बाईलैंग्वेज आपको मिलने वाला है। चलिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डीजीसीए क्या करता है, जो भारत की नागरिक उड्डयन नियामक संस्था है जो सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियंत्रित करती है। तो लाइसेंस वगैरह देने का काम किसका है, डीजीसीए का। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एयरपोर्ट रेडार, यानी ये जो हवाई अड्डे पर जो आपके रेडार होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये रेडार क्या करते हैं, जो विमान होते हैं जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो मूवमेंट होता है उनको मॉनिटर करना, उनकी निगरानी रखना, ये काम किसका है, ये है रेडार का। रेडार विमानों की स्थिति और दूरी की जानकारी देता है। नेक्स्ट है IATA का फुल फॉर्म पूछा, किसका, IATA का। तो IATA का फुल फॉर्म यहाँ पे आपके हो जाएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। चलिएगा, और हाँ, जिन्होंने पीडीएफ ले रखी है तो उनको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, मैं आपको वीडियो के कहीं ना कहीं अंत में बताने वाला हूँ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये है मुंबई। कौन सा हो जाएगा, मुंबई। तो मुंबई हवाई अड्डा भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, ICAO स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके सारे ही सारे हैं वो PYQ है, PYQ से ही उठाए गए हैं, और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने इसमें करंट के रूम में शामिल कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो ICAO है ये विश्व स्तर पर नागरिक उड्डयन नियम बनाता है। क्या बनाता है, जो विश्व स्तर पर नागरिक उड्डयन नियम बनाने का काम ICAO का है। क्लियर। चलिएगा, आमतौर पर रनवे की सतह किस सामग्री की होती है, तो जो रनवे की सतह होती है वो होती है कंक्रीट की। किसकी होती है, कंक्रीट की। चलिएगा, कंक्रीट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रनवे आमतौर पर कंक्रीट या असफाल्ट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कंट्रोल टावर का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ए कंट्रोल टावर। तो ये हो जाएगा आपके जो विमान को मार्गदर्शन करना, ये भी काम किसका है, ये कंट्रोल टावर का है। गाइडिंग एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड एंड एयर, यानी विमान का जो मार्गदर्शन करता है वो कौन करता है, यही करता है। कंट्रोल टावर हवाई अड्डे पर विमानों की सुरक्षा और संचालन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पायलट को कौन प्रमाणित करता है? यानी कि जो भी पायलट होते हैं तो इनको DGCA के अंतर्गत रखा गया है। चलिएगा, और DGCA क्या करता है? पायलट को जो लाइसेंस वगैरह है वो देता है और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करता है, यानी कि लाइसेंस करता है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देता है। कंट्रोल टावर की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? 30 से 50 मीटर। कितनी होती है? 30 से 50 मीटर होती है ये कंट्रोल टावर की आपके ऊंचाई। कंट्रोल टावर की ऊंचाई से सभी रनवे और हवाई क्षेत्र का जो दृश्य है वो स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, मुंबई का ICAO कोड, यहाँ पे जो कोड है वो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मुंबई का पिछली बार भी पूछा गया था, तो ये हो जाएगा वेब। मुंबई का क्या हो जाएगा? VABB, वेब। अभी भी नहीं, ये वेब है आपके। ICAO 4 अक्षरों वाला कोड है मुंबई का, VABB। तो ICAO कोड फॉर मुंबई एयरपोर्ट इज VABB। ये 4 अक्षरों का होता है और ये ICAO द्वारा है। चलिए, तो कोड क्या हो जाएगा? VABB। व्हाट डज ATS स्टैंड, यानी कि ATIS की फुल फॉर्म पूछी आपसे, तो ऑटोमेटेड टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस, स्वचालित टर्मिनल सूचना सेवा। ये किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी? ये हो जाएगी ATIS की। किसकी? ATIS की। चलिए, तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं, और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए। चलिएगा, स्वचालित टर्मिनल, ये तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ATIS हवाई अड्डे पर मौसम और रनवे इंफॉर्मेशन लगातार देती होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्यूल रिजर्व फॉर ए डोमेस्टिक फ्लाइट इन इंडिया? भारत में घरेलू उड़ान के लिए न्यूनतम ईंधन आरक्षित कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि 45 मिनट। 45 मिनट का यहाँ पे नॉर्मली एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। चलिए, DGCA नियमों के अनुसार डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए न्यूनतम 45 मिनट का अतिरिक्त ईंधन होना चाहिए। What type of aircraft is used for रीजनल शॉर्ट फ्लाइट? क्षेत्रीय छोटी उड़ानों के लिए किस प्रकार के विमान का उपयोग किया जाता है? तो ये रीजनल जेट का ही प्रयोग किया जाता है। जम्बो जेट नहीं होता, कार्गो विमान नहीं होता, कार्गो सामान के लिए होता है। लड़ाकू आपको बताइए फाइटर जेट होती है। रीजनल जेट्स छोटे मार्गों और कम यात्रियों के लिए उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 190 पेज है टोटल, जिसमें अभी 18 पेज ही हुए हैं। ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ का क्या कार्य है? तो इनका कार्य होता है जो आपके यहाँ पे बैगेज की जगह लगेज कर देना, ठीक है। कार्गो एंड पैसेंजर सर्विस, सामान, कार्गो और यात्री सेवा, ये ग्राउंड हैंडलिंग का कार्य होता है। क्योंकि आप भी जाओगे तो ग्राउंड स्टाफ के रूम में या फिर लोडर के रूम में ही जाने वाला। सामान, कार्गो और यात्री सेवा यहाँ पे राइट आंसर। ग्राउंड स्टाफ हवाई अड्डे पर पैसेंजर और कार्गो ऑप्शंस संभालते हैं। ग्राउंड स्टाफ मैनेज्ड पैसेंजर एंड कार्गो ऑपरेशंस एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट, बोइंग 737 का अधिकतम टेक ऑफ वजन कितना है? ये बोइंग 737 का पूछा है। तो 737 का है आपके 79 टन्स, ये टन में पूछा है। आप बताना 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? बोइंग 737 के मॉडल के अनुसार MTOW लगभग 79 टन है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली का IATA कोड कितना है? तो इसका हो जाएगा डेल। क्या हो जाएगा? डेल, यानी कि दिल्ली। डेल, दिल्ली।
IATA कोड 3 अक्षरों का होता है। कितने का होता है? 3 का, जो हवाई अड्डे की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ तक आ गए यार। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इनकी अगर PDF वगैरह चाहिए, ये हो गई, और जो आपके एविएशन नॉलेज की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर उनकी भी चाहिए तो आपको अभी 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक आपको 140 रुपीज़ में मिल जाएगी। और बाकी उसके बाद हम प्राइस 200 रुपीज़ हो जाएगा। अगर बाई करनी है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 7568135085। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नंबर मिलते हैं तो वो फेक है। चलिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कहाँ पे है? पहली बात तो मुंबई में है। इसका कोड IATA है पूछा। देखो मुंबई में है तो क्या हो जाएगा? BOM, यानी कि 3 अक्षरों का होता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का IATA कोड क्या है? तो हैदराबाद है तो HYD है, HYD। तो ये IATA कोड भी बहुत बार पूछा जाता है। बेंगलुरु का क्या हो जाएगा? बेंगलुरु का याद रखना BANG नहीं होगा, ठीक है, इसका होगा VOBL, VOBL। ICAO कोड 4 अक्षरों का होता है। देखो जो IATA है वो तो कितने का? 3 का। जो ICAO है वो कितने का होता है? 4 का होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ लेगा कहाँ है? कोलकाता में। ये आपके GK में भी होता है, इसमें भी है। IATA कोड क्या है? तो इसका हो जाएगा CCU। CCU क्या हो जाएगा? CCU। चेन्नई का हो जाएगा MAA, ठीक है, MAA। मुंबई हवाई अड्डे का VABB। देखो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होंगे तो वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आपके एग्जाम में 2 बार पूछे गए हैं। गोवा के दाबोलिम हवाई अड्डे का IATA कोड तो GOI। क्या होगा? GOI। नेक्स्ट, जो आपके IATA कोड डेल किस शहर को दर्शाता है? तो DEL है। वो इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये दिल्ली को दर्शाता है। किसको? दिल्ली को। और दिल्ली में बताना कौन सा एयरपोर्ट है? ICAO कोड VIDP किसका है? ये भी आपके दिल्ली का है। ये ICAO है और यहाँ पे आपके IATA। देखो दिल्ली का जो IATA कोड था वो क्या हो जाएगा? डेल। जो दिल्ली का, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दिल्ली है यहाँ का IATA कोड है, यहाँ का IATA कोड ये तो हो जाएगा DEL। क्या हो जाएगा? DEL। लेकिन जो VIDP कोड है, VIDP, ये हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो दोनों में अंतर समझना आप। वहाँ पे IATA पूछा है या VIDP पूछा है या ISCO पूछा है? VIDP इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का ICAO कोड है। जयपुर हवाई अड्डे का IATA कोड तो जयपुर का हो जाएगा JAI। नेक्स्ट, ये आपके टॉपिक वाइज यहाँ से लिए गए हैं। ये आपके जो भी कोड वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। बेंगलुरु का हो जाएगा VOBL। चलिए, को हवाई अड्डे का IATA कोड कोके किसका है? तो COK किसका है? ये है कोच्चि का IATA कोड। IATA कोड HYD से आपको पता लग रहा है कि हैदराबाद का है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। इसका ही ये कोड है आपके। ICAO कोड यानी कि चेन्नई का पूछा है
तो चेन्नई का हो जाएगा VOMM। VOM चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ICAO कोड है आपके। केबिन क्रू, अब ये जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके केबिन क्रू से संबंधित आने वाले हैं। तो केबिन क्रू का मुख्य कार्य क्या है? यात्री की सेवा। ठीक है, जो केबिन में जो होते हैं ना, वो आपको जो रेड कलर में जो गर्ल्स वगैरह वहाँ पे दिखाई देती है, वो अंदर कुछ ना कुछ सर्व करती रहती है, या इधर उधर जब प्लेन स्टार्ट होता है, जब उड़ान भरता है उस टाइम, या फिर यात्रियों को, पैसेंजर्स को बैग वगैरह रखने में मदद करती है अंदर वाले। ठीक है, वो या फिर जो भी आपको उनको चाहिए तो वो ला के देने वाली वही होती है। केबिन क्रू का मुख्य कार्य यात्रियों की सुरक्षा और सेवा सुनिश्चित करना है। उड़ान के दौरान यात्री सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केबिन क्रू है। देखो यहाँ पे केबिन क्रू क्या करती है? केबिन क्रू इमरजेंसी होती है ना, तो वहाँ पे इमरजेंसी में यात्रियों की सुरक्षा और मदद करती है। केबिन क्रू की सुरक्षा जिम्मेदारी में कौन शामिल है? कौन सा शामिल है? तो इसमें भोजन परोसना ये नहीं होता, टिकट जांच ये भी नहीं होता, सामान लोड। यहाँ पे सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। यहाँ पे जो माना गया है वो चेकिंग सीट बेल्ट, यानी कि सीट बेल्ट की जो जांच करते हैं वो कौन होता है? यह होता है आपने केबिन क्रू। केबिन क्रू फ्लाइट्स के दौरान सीट बेल्ट, इमरजेंसी एग्जिट और ऑक्सीजन मास्क की जांच करती है। केबिन क्रू चेक्स सीट बेल्ट्स, इमरजेंसी एग्जिट एंड ऑक्सीजन मास्क ड्यूरिंग फ्लाइट। ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ का कार्य, ये यात्री और कार्गो को जो सेवा है वो किसका काम है? ग्राउंड हैंडलिंग का। हाँ, जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है यही करते हैं। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टाफ मैनेज चेक इन बैगेज, कार्गो एंड बोर्डिंग प्रोड्यूस, यानी ग्राउंड स्टाफ चेक इन बैगेज, कार्गो और बोर्डिंग प्रक्रिया संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंश्योर्स प्रॉपर केबिन अनाउंसमेंट, सही केबिन घोषणाएं कौन सुनिश्चित करता है? ये भी केबिन क्रू करता है आपके, यानी ये करते हैं केबिन क्रू। फ्लाइट में सेफ्टी और इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, वो जो बताते हैं ना कि आपको इतने यहाँ पे चल रहा प्लेन ऐसे वगैरह वगैरह, इतनी ऊंचाई पे है, और जो भी आप यात्रीगण कृपया सीट बेल्ट बांध ले, आ, वो आपके जानकारी कौन देता है? ये केबिन क्रू वाला ही देता है। केबिन क्रू के लिए मास्क मानक ड्रेस कोड क्या है? तो इनके लिए होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है? यूनिफॉर्म। कैजुअल कपड़े नहीं, टी शर्ट और जींस ये भी नहीं होता, पारंपरिक पोशाक तो ये पहन भी नहीं सकते। तो इनकी क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म प्रोफेशनलिज्म और एयरलाइंस आइडेंटिटी को दर्शाती है। टेक ऑफ से पहले केबिन क्रू किस सुरक्षा उपकरण का प्रदर्शन करता है? तो ये लाइफ जैकेट और ऑक्सीजन मास्क। केबिन क्रू पैसेंजर्स को इमरजेंसी इक्विपमेंट का उपयोग दिखाते हैं कि किस प्रकार उपयोग करना है। बैगेज हैंडलिंग में ग्राउंड स्टाफ का क्या कार्य है? तो यह है बैगेज लोडिंग की निगरानी करना। ग्राउंड स्टाफ इंश्योर्स बैगेज इज लोडेड अनलोडेड करेक्टली एंड सेफली। ग्राउंड स्टाफ बैगेज को सही सुरक्षित लोडिंग की देखरेख करते हैं। नेक्स्ट, यात्रियों को सुरक्षा ब्रीफिंग किस भाषा में करनी चाहिए? तो ये आपको अंग्रेजी में भी करनी चाहिए, और जो आपके लोकल लैंग्वेज है इसमें भी करनी चाहिए। इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों में करनी चाहिए। सेफ्टी इंफॉर्मेशन पैसेंजर्स को आसानी से समझ में आए, इसलिए वो क्या करते हैं? बाईलैंग्वेज आपको ब्रीफिंग करते हैं। गेट पर बोर्डिंग और प्रस्थान का जो कंट्रोल है वो कौन करता है? तो वो करते हैं ग्राउंड स्टाफ वाले, जिसमें आप में से बहुत सारे जाएंगे।
ग्राउंड स्टाफ बोर्डिंग और प्रस्थान को सुरक्षित और सुचारू बनाता है। केबिन में कौन सा इमरजेंसी उपकरण रखा जाता है? तो लाइफ जैकेट और ऑक्सीजन मास्क ये आपके रखा जाता है इमरजेंसी में। हथियार तो यहाँ पे अलाउ भी नहीं है। अतिरिक्त इंजन वो तो दो तो वैसे भी होते हैं, तो इसमें अतिरिक्त क्या रखेंगे? और ईंधन टैंक, ये तो वैसे भी होता है, ये रखने की आवश्यकता है क्या? अगर ये नहीं होगा तो चलेगी भी कैसे? केबिन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और ऑक्सीजन मास्क शामिल है। केबिन क्रू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एग्जिट रो सीट्स रूल्स टू पैसेंजर्स। केबिन क्रू को यात्रियों को एग्जिट रो सीटिंग नियम दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए? तो यहाँ पे ट्रू होगा, यानी कि दिखाने चाहिए, यह बात सत्य है। एग्जिट रो पैसेंजर्स को सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जो एविक्यूशन रूल्स है इनको समझाना आवश्यक है। चलिएगा, गेट पर बोर्डिंग पास किस स्टाफ द्वारा सत्यापित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके ग्राउंड स्टाफ के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राउंड स्टाफ के द्वारा। चलिए, ग्राउंड स्टाफ उड़ान में से पहले बोर्डिंग पास की क्या करता है? जांच करता है। नेक्स्ट, केबिन क्रू प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये है ग्राहक सेवा और इमरजेंसी प्रक्रिया। केबिन क्रू ट्रेनिंग पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, तो आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 25% आपके यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है। सामान की समस्या और खोए हुए बैगेज की शिकायत किसके द्वारा संभाली जाती है? तो ये ग्राउंड स्टाफ के द्वारा संभाली जाती है। पायलट, नो एयरलाइन सिक्योरिटी, आपको केबिन क्रू में आपको वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ग्राउंड स्टाफ यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्राउंड स्टाफ लगेज हैंडलिंग और लॉस्ट बैगेज कंप्लेंट्स को रिसोल्व करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 51। आगे बढ़ने से पहले आपके 50 क्वेश्चन पहुँच गए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और तैयारी करवाने का यह मतलब नहीं कि सिर्फ तैयारी करवा दी, जो पढ़ाया है वो आपको 100% यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं आए, पेपर आएगा तो सिर्फ यहाँ से आएगा, नहीं तो किसी की पढ़ाई हुए में से नहीं आएगा। ठीक है, और 100% यहीं से पेपर छपेगा। चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, तो ये आपको कभी कभी ऊंचाई का भी क्वेश्चन पूछ लेता, तो ये 30 से 40 हज़ार फीट होती है। चलिएगा, नॉर्मली पूछा जाता है तो 30 से 40 हज़ार। नेक्स्ट, अधिकांश वाणिज्यिक विमान इस ऊंचाई पर उड़ते हैं क्योंकि ये सुरक्षित और ईंधन कुशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, VFR का क्या मतलब होता है? विमानन में जो VFR होता है एविएशन के अंतर्गत, तो ये क्या होता है? तो विजुअल फ्लाइट्स रूल्स, विजुअल फ्लाइट्स रूल, यानी कि दृश्य उड़ान नियम होता है ये। चलिएगा, ये लगभग आपके 1 से 1.5 घंटे में आप कंप्लीट हो जाएगा। विजुअल फ्लाइट रूल्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यानी कि VFR नियम पायलट को दृश्य संदर्भ के आधार पर उड़ान की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट, विमान में ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? फ्लाइट के दौरान जो भी आपके कार्य हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, विमान में क्या गलती हुई, क्या कुछ हुआ, तो वो सारी जो रिकॉर्ड है उनकी रिकॉर्डिंग कौन करता है? ये करता है आपके ब्लैक बॉक्स। और ये आसानी से नष्ट भी नहीं होता। ब्लैक बॉक्स से उड़ान डेटा और कॉकपिट आवाज़ रिकॉर्ड करता है, यानी क्या बात हुई ये कौन आपके रिकॉर्ड करता है? ये आपके ब्लैक बॉक्स ही करता है, ताकि दुर्घटना की जांच हो चुके।
जो अभी ये आपके प्लेन क्रैश हुआ था ना, तो इसमें भी आपके ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही जानकारी मिली। और जितने भी आपके इसमें है, एक ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर ये लो टाइप होता है, मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। विमान की ऊंचाई कौन सा यंत्र मापता है? तो ये ऊंचाई मापी, यानी कि अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ये आपके मापता है। अल्टीमीटर डिटरमिन्स एयरक्राफ्ट हाइस्ट अबव सी लेवल, यानी ये कहाँ से मापता है? समुद्र सतह से। कहाँ से? समुद्र सतह से। विमान कॉल साइन के लिए ICAO मानक क्या है? तो ये 3 अक्षर और एयरलाइंस कोड है ICAO का। ठीक है, ICAO कॉल साइन में एयरलाइंस पहचान और फ्लाइट नंबर शामिल होता है। आप क्लास को है वो 3 से 4 बार देखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको 3-4 बार देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, या फिर आप PDF बाई कर लो, वहाँ से 3-4 बार पढ़ लेना फिर। लेकिन आपको एक बार तो क्लास ज़रूर देखनी है। और जो PDF ले लेते हैं उनको तो वापस आप क्लास देखो या मत देखो, कभी रिवीजन करना तो देख लेना, या फिर आप ये PDFs आप बार बार पढ़ लेना। और जिनके पास ये PDF नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके तुम रखने से कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है, तो आप क्लास को या तो 3-4 बार देख लो या PDF ले लो। नियंत्रित हवाई क्षेत्र में विमान की मानक दूरी कितनी होती है? ये होती है 10 मील, 10 माइल्स। नेक्स्ट, सुरक्षा के लिए विमानों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है वो लगभग 10 मील रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELT का क्या मतलब होता है? तो ELT का मतलब होता है इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, यानी कि आपातकालीन जो लोकेटर ट्रांसमीटर है, ये ELT का फुल फॉर्म होता है। ELT दुर्घटना होने पर स्थान का सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे दुर्घटना हो गई है, यहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया है। विमान के टायर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, जो भी आपके एयरक्राफ्ट से इसके जो टायर होते हैं, इनमें आपके कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। नाइट्रोजन क्या करता है? ऑक्सीकरण से बचाता है और दबाव स्थिर रखता है, यानी कि प्रेशर है इसको कंट्रोल स्टेबल रखता है। विमान के पंखों पर उड़ने वाली बल को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं लिफ्ट। क्या बोलते हैं? लिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है और विमान को उड़ान देती है। कौन देती है? लिफ्ट देती है। नेक्स्ट, कौन सा सिस्टम में विमान को स्टॉल होने से बचाता है? तो ये बचाता है स्टॉल चेतावनी प्रणाली, SWS स्टॉल वार्निंग सिस्टम। ये पायलट को पंखों और एयर फ्लो बाधित होने से पहले क्या दे देते हैं? चेतावनी दे देते हैं। वार्न्स पायलट बिफोर एयर फ्लो डिस्ट्रप्शन अकर्स ऑन विंग्स। नेक्स्ट, विमान की गति कौन सा यंत्र मापता है? तो विमान की गति है वो कौन मापता है? एयर स्पीड इंडिकेटर। ठीक है, ये मापता है। लेकिन ऊंचाई कौन मापता है? ये अभी मैंने आपको बताया था, अल्टीमीटर। विमान की गति को आसपास की हवा के सापेक्ष दिखाता है ये एयर स्पीड इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा पंखों पर फ्लैप का उद्देश्य क्या है? तो ये लिफ्ट बढ़ाना और लैंडिंग की जो स्पीड होती है वो कम करते हैं। ये पंखों का पर फ्लैप का मुख्य उद्देश्य होता है। फ्लैप लैंडिंग और टेक ऑफ के समय विमान की गति कम करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, उथल पुथल का मुख्य कारण क्या है? तो ये है एयर फ्लो। ठीक है, यानी कि हवा का अस्थिर प्रवाह। असमान वायु प्रवाह से विमान में उथल पुथल होती है। किस प्रकार की नेविगेशन जमीन पर आधारित रेडियो सिग्नल का उपयोग करती है? तो ये करती है रेडियो नेविगेशन। वोर और NDB जमीन आधारित सिग्नल का उपयोग करती है। ऑटो पायलट की मुख्य भूमिका क्या होती है? ये विमान को ऑटोमेटिकली उड़ान भराता है।
लंबी उड़ानों के दौरान पायलट का काम आसान हो जाता है जब वो ऑटो पायलट मोड पे प्लेन को डाल के छोड़ देता है, तो वो प्लेन अपने आप उड़ती रहती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मैच नंबर इन एविएशन? विमानन में मैक संख्या क्या है? तो यह ध्वनि की सापेक्ष गति, ध्वनि की गति के सापेक्ष जो विमान की गति होती है, इसको मापता है। नेक्स्ट, यानी कि मैक 1 है स्पीड ऑफ साउंड और मैक 2 ट्वाइस स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि मैक 1 तो होती है ध्वनि की गति और मैक 2 होती है ध्वनि की 2 गुना गति। विमान पर डी आइसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है सुरक्षा के लिए बर्फ हटाना, रिमूव आइस टू इंश्योर सेफ्टी। तो पंखों पर बर्फ लिफ्ट कम कर सकती है और दुर्घटना का कारण बन सकती है। रेडार की मुख्य भूमिका ये है आपके कंट्रोल यानी कि या को कंट्रोल कौन करता है? ये करता है आपके रेडार। नेक्स्ट, रेडर विमान को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बाएं या दाएं मोड़ता है। जेट ईंधन में आमतौर पर कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो ये होता है केरोसिन। जेट A1 केरोसिन आधारित मानक विमान ईंधन है। जेट A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCS का क्या मतलब होता है? तो TCS का क्या मतलब होता है? ट्रैफिक क्लोजन एडवांस सिस्टम। तो थोड़ा सा गला खराब है, तो आप थोड़ा शब्दों को इधर उधर हो रहा तो उनको मैनेज कीजिएगा। ट्रैफिक टकराव निवारण प्रणाली। आपके एग्ज़ाम है तो आपके लिए क्लासेज लेनी भी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैफिक टकराव निवारण प्रणाली। पायलट को पास के विमानों के बारे में चेतावनी देता है। विमानन में एंगल ऑफ अटैक, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका होता है एंगल बिटवीन कर्व्ड लाइन ऑफ विंग एंड एयर फ्लो, यानी कि पंख की कार्ड लाइन और एयर फ्लो के बीच का कोण। नेक्स्ट, ये लिफ्ट निर्धारित करता है बहुत अधिक होने पर स्टॉल हो सकता है। नेक्स्ट, 72 अल्टीमीटर ऊंचाई मापता, अभी बताया था मैंने आपको, ये इसरो में भी पूछा गया था। इसको ये क्या करता है? विमान की पहचान करता है। एयरक्राफ्ट जो आइडेंटिफिकेशन कोड है वो क्या है? स्क्वॉक है। ये रेडार पर विमान की पहचान के लिए ट्रांसपोर्ट कोड है। कौन सा यंत्र विमान की स्थिति तो दिखाता है? एटीट्यूड इंडिकेटर, यानी कि स्थिति संकेतक। ये इसी प्रकार आपके पूछा गया था। ओरिजिन के सापेक्ष पिच और रोल दिखाने का काम भी इसी का है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म V1 स्पीड इन एविएशन? विमानन में V1 स्पीड का क्या है? ये टेक ऑफ निर्णय गति है, यानी कि टेक ऑफ जो डिसीजन स्पीड है ये वही है। ये गति जिस पर इंजन फेल होने पर भी टेक ऑफ जारी रखना होता है। चलिएगा, आपको है ना क्लास में टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। जिस प्रकार मैं ले रहा हूँ आपको उसी प्रकार पढ़ते जाना है, ठीक है? बिना फालतू की बातें इधर उधर बिना किए आपको ये क्लास लेनी है। पंखों पर स्पॉइलर का उद्देश्य क्या है? तो ये है लिफ्ट कम करना और ड्रैग बढ़ाना। तो लिफ्ट कम करना और ड्रैग बढ़ाना ये इसका कार्य है, और लैंडिंग के समय अवतरण और ब्रेकिंग में मदद करता है, यानी डिसेंट और ब्रेकिंग में। नेक्स्ट, यानी कि मीटर क्या प्रदान करता है? तो ये मौसम की रिपोर्ट जो वेदर रिपोर्ट है वो कौन करता है? मीटर। एविएशन के लिए नियमित मौसम अवलोकन रिपोर्ट ये वेदर करता है। वे कौन सा हिस्सा है जो ड्रैग कम करता है? तो ये है फेयरिंग।
नेक्स्ट, ये हवा के प्रवाह को चिकना करके ड्रैग कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिटो ट्यूब का क्या कार्य है? तो ये हवा की गति मापता है। क्या करता है? जो मेजर है एयर स्पीड, गतिशील वायु पर दबाव मापकर गति निर्धारित करता है। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का पिस्टन इंजन पर मुख्य लाभ क्या है? तो यह अधिक गति और थ्रस्ट। नेक्स्ट, जेट इंजन उच्च गति पर अधिक कुशल होते हैं, यानी कि हाई स्पीड में अधिक कुशल होते हैं जो जेट इंजन होते हैं वो। ट्रांसपोर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये रेडार की जो पहचान है वो कराता है। रेडार को विमान की पहचान कराना ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। और हेल्प्स एटीसी आइडेंटिफाई एंड ट्रैक एयरक्राफ्ट। वेग टर्बुलेंस का मुख्य कारण तो ये हो जाएगा विक्टिव वोर्टिसेस। पंखों के छोर पर हवा की घूर्णन से पीछे वाले विमान के लिए जो टर्बुलेंस है वो पैदा करता है। नोटेम क्या है? तो नोटेम क्या करता है? यहाँ पे उड़ानों को प्रभावित करने वाले अस्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट, पायलटों को अस्थायी खतरे या हवाई अड्डे की बंदी के बारे में सूचित करता है। थ्रस्ट रिवर्सर का मुख्य उद्देश्य ये लैंडिंग के दौरान विमान को धीमा करता है। इंजन थ्रस्ट को आगे की ओर मोड़कर गति क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके, किस प्रकार के विमान में टर्बोप्रॉप इंजन का उपयोग होता है? तो ये होता है छोटे क्षेत्रीय विमान में, स्मॉल रीजनल एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट, उड़ान के दौरान स्पॉइलर का कार्य क्या है? तो ये लिफ्ट को कम करता है, रिड्यूस लिफ्ट। नेक्स्ट, स्पॉइलर विमान को तेजी से अवतरण करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन सा विमान यंत्र पिच और रोल दिखाता है? तो ये स्थिति संकेत दिखाता है। चलिए, जब भी आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में हम आपसे कुछ बात करेंगे। होरिजन के सापेक्ष विमान की स्थिति दिखाता है। आपातकालीन संचार के लिए कौन सी आवृत्ति इस्तेमाल होती है? तो ये होती है 121.5 MHz। ये आपकी आवृत्ति इस्तेमाल होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ये आपातकालीन आवृत्ति है। विंगलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ड्रैग कम करना। ईंधन की बचत और स्थिरता ये बढ़ाता है आपके। कौन सा यंत्र विमान की दिशा दिखाता है? तो ये आपको सबको पता है कि कंपास, जो आपके मोबाइल में भी आता है। चुंबकीय उत्तर के सापेक्ष विमान की दिशा दिखाता है, यानी कि इसमें दो होते हैं, एक उत्तर होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ठीक है, तो जहाँ पे नॉर्थ की ओर संकेत करता है वो आपकी इसकी दिशा हो जाएगी। टर्बुलेंस के कारण ऊंचाई में अचानक गिरावट को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डाउन ड्राफ्ट। मजबूत नीचे की हवा जो अचानक गिरावट लाती है इसे डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं। विमान को कौन सा हिस्सा रोल नियंत्रित करता है? तो यह करता है आपके एलिरोन। नेक्स्ट, रोल विमान के लंबवत अक्ष पर घूमने को क्या करता है? कंट्रोल करता है। 93, विमानन में वीओआर का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये होता है नेविगेशन। क्या होता है? नेविगेशन। वीओआर जमीन आधारित रेडियो नेविगेशन साधन है। विमान के एलिवेटर का कार्य क्या है? तो ये पिच नियंत्रण करना है। क्या? पिच नियंत्रण करना। विमान की नाक को ऊपर या नीचे कौन मोड़ता है? ये आपको जो कंट्रोल पिच होता है यही मोड़ता है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का मुख्य उद्देश्य ये लंबवत स्थिरता प्रदान करता है।
पिच अक्ष के साथ विमान को स्थिर यही रखता है। कौन सा उपकरण इंजन थ्रस्ट मापता है? तो ये मापता है इंजन प्रेशर, जो रेडियो गेज है वो मापता है EPR। इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को कौन दर्शाता है? यही दर्शाता है आपके। विमान का कौन सा हिस्सा बाएं दाएं गति को रोकता है? तो ये करता है रडर। रडर विमान को रनवे के साथ संरेखित करता है, कंट्रोल्स या टू कीप एयरक्राफ्ट अलाइंस विथ रनवे। नेक्स्ट है विमान के पिटोट स्टैटिक सिस्टम का क्या कार्य है? हवा की गति, ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर गति है, ये मापता है आपके। हवा की गति, ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर गति मापना इसका उद्देश्य हो जाएगा, और पायलट को महत्वपूर्ण उड़ान डेटा है ये प्रदान करता है। कौन सा सिस्टम विमान को अधिकतम गति से अधिक नहीं जाने देता है? तो ये है थ्रोटल लिमिटर। ये इंजन पावर को कंट्रोल करके आपको ओवर स्पीड से बचाता है। विमान एंटी आइसिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आपके महत्वपूर्ण सतहों पर बर्फ जमने से रोकता है। तो ये यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिएगा, बर्फ पर लिफ्ट कम कर सकती है और नियंत्रण को प्रभावित कर सकती है, एंटी आइसिंग सतहों को सुरक्षित रखता है। तो ये आपके हो गए टोटल 100 क्वेश्चन। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हमें भी ऐसी क्लासेज लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो एविएशन नॉलेज है इसके, और जो एविएशन नॉलेज में जो करंट अफेयर्स आता है, यानी कि जो अपडेटेड एविएशन नॉलेज है ये करेंगे। ये सारी क्लास है वो आपके पूरी तरह से अपडेटेड है, यानी कि अभी जो कौन क्या है ये सारी चीज़ें इसमें अभी के अकॉर्डिंग भी इसमें बनाई गई है। तो आपको क्लास को सही ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे बढ़ते हैं। 101वां क्वेश्चन है, एलिवेटर ट्रिम का मुख्य कार्य? तो ये होता है पिच समायोजित करना। क्या करना? पिच समायोजित करना। और आप बता देना कि आपको और किस किस की क्लास चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आप चैनल पे जाके देख लेना, आपको बहुत सारी क्लासेज फेक है या रियल है, ट्रेनिंग फीस वगैरह जो भी आपके डाउट होते हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर ऑलरेडी कर रखे हैं। ये पायलट को लगातार कंट्रोल इनपुट देने की आवश्यकता के बिना स्थिर पिच बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का कार्य क्या है? ये लंबवत स्थिरता जो है वो प्रदान करता है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे क्योंकि ये आपके बार बार पूछे गए हैं। कौन सा यंत्र है वो इंजन RPM दर्शाता है? तो ये दर्शाता है टेकोमीटर। इंजन के प्रति मिनट घूर्णन की संख्या दिखाता है कौन? टेकोमीटर। नेक्स्ट है, एंटी स्किड ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है पहियों को लॉक होने से रोकता है कौन? एंटी स्किड ब्रेक। आप जो मूवीज में देखते हो ना, जब आपके एयरप्लेन से जो है वो लैंडिंग की स्थिति में होते तब उनके कभी कभी वो पहिए वगैरह जाम हो जाते, वो खुलते नहीं है, फिर वहाँ पे आपके वो ट्रैक मशीन लाते हैं, फिर उसके ऊपर उतारते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट, ATC संचार की सामान्य आवृत्ति? तो ATC की होती है 118 से 137 MHz। नेक्स्ट, ATC के लिए मानक VHF आवर्ती रेंज है ये आपके। नेक्स्ट है, या डम्पर का कार्य क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बाएं दाएं दोलन कम करना। नेक्स्ट, स्थिरता और यात्री आराम को ये बढ़ाता है। कौन सा सिस्टम पंख और टेल के लिए डी आइसिंग प्रदान करता है? तो ये करता है आपकी एंटी आइसिंग सिस्टम। महत्वपूर्ण सतहों पर बर्फ जमने से भी रोकता है। नेक्स्ट,
कौन सा सिस्टम स्वचालित रूप से ऊंचाई बनाए रखता है? तो ये रखता है, अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो आपको हो जाएगा ऑटो पायलट मोड। कौन सा? ऑटो पायलट मोड। उड़ान के दौरान ये पायलट के जो काम होता है इसको कम करता है। स्टॉल चेतावनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा एयर फ्लो बाधा से पहले पायलट को चेतावनी देता है। नेक्स्ट, जो TCS है ये किससे बचाता है? तो ये मध्य हवा टकराव यानी मिड एयर कोलिजन है, इससे ये आपको बचाता है। पायलट को पास के विमान के बारे में चेतावनी यही देता है। एलिरोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोल नियंत्रण करना, रोल नियंत्रण करना। नेक्स्ट, रेडर का कार्य कंट्रोल लियो, यानी कि जो आपके अक्ष के बाएं दाएं मोड़ने का काम इसका ही है। लैंडिंग के दौरान स्पाइलर का मुख्य कार्य तो यह है लिफ्ट कम करना और ड्रैग बढ़ाना। रनवे पर विमान को धीमा करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन सा यंत्र विमान की स्थिति को क्षैतिज के सापेक्ष दिखाता है? तो यह है स्थिति संकेतक। पिच और रोल दिखाता है ताकि सही स्थिति बनाए रखी जा सके। नेविगेशन में VOR का मुख्य उद्देश्य तो इसका होता है नेविगेशन में पायलट को जमीन आधारित रेडियो सिग्नल के माध्यम से दिशा प्रदान कौन करता है? ये करता है नेविगेशन। नेक्स्ट, एलिवेटर का उद्देश्य क्या है? ये पिच कंट्रोल करता है। विंगलेट का क्या है? ड्रैग कम करना, रिड्यूस ड्रैग। ईंधन की बचत करता है और क्या करता है? विंग टिप वोर्टिसेस का कम करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये लंबवत स्थिरता प्रदान करता है। पिच अक्ष के साथ संतुलन स्थिरता बनाए रखता है। पिटो ट्यूब क्या मापता है? तो ये मापता है हवा की गति। क्या मापता है? हवा की गति। एयर स्पीड मापने का कार्य ये इसी का है। वो गतिशील वायु दबाव मापकर विमान की गतिशील निर्धारित करता है। जो ट्रांसपोर्टर है इसका कार्य क्या? रेडार को विमान पहचान भेजना। नेक्स्ट, ATC को विमान की पहचान और ट्रैकिंग की मदद करता है। नेक्स्ट हो जाता है आपके कौन सा सिस्टम पायलट को संभावित स्टॉल के बारे में चेतावनी देता? तो ये स्टॉल चेतावनी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जेट इंजन में आमतौर पर कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो ये अभी आपको बताया था, केरोसिन। TCS किससे बचाता है? तो ये मध्य हवा टकराव से बचाता है आपको। थ्रस्ट रिसर्वर अभी बताया, लैंडिंग पर विमान को क्या करता है? धीमा करता है। इंजन थ्रस्ट को आगे की ओर मोड़कर इसकी गति क्या कर देता है? कम कर देता है। कौन सा सिस्टम महत्वपूर्ण सतहों पर बर्फ जमने से रोकता है? तो ये एंटी आइसिंग सिस्टम होता है, ये रोकता है। ठंडे मौसम में सुरक्षा और प्रदर्शन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा यंत्र ऊंचाई दिखाता है? तो ऊंचाई दिखाने का काम है अल्टीमीटर का। कौन सा? अल्टीमीटर का। वाणिज्यिक विमान 30 से 40 अभी बताया मैंने। फ्लैप का उद्देश्य लिफ्ट बढ़ाना और लैंडिंग स्पीड कम करना। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। टेक ऑफ लैंडिंग के समय विमान की गति कम करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट है रोल नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये एलिरोन। नेक्स्ट, विमान को लंबवत अक्ष के चारों ओर क्या करता है? घुमाता है। यह नियंत्रित करने वाला हिस्सा रेडर है। कौन सा यंत्र विमान की हवा के सापेक्ष गति दिखाता है? तो ये एयर स्पीड इंडिकेटर है। अब यह मत कहना कि इसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं और जो है आपके एग्जाम्स में भी बार बार पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो मैं क्या करता है? ध्वनि की गति के सापेक्ष मापता है, इससे आपका वापस से रिवीजन हो जाए। उथल पुथल का मुख्य कारण हवा की
ये स्थिरता है, अभी बता रखा है। टीसीएस का फुल फॉर्म, तो ये होता है ट्रैफिक टकराव नियंत्रण प्रणाली। जेट इंजन का पिस्टन इंजन पर मुख्य लाभ क्या है? तो ये अधिक गति और थ्रस्ट चलेगा। जेट इंजन उच्च गति पर अधिक कुशल होते हैं। कौन सा यंत्र विमान की स्थिति दिखाता है? तो ये दिखाता है स्थिति संकेतक। होरिजन के सापेक्ष पिच और रोल दिखाता है ये आपके। किस प्रकार की नेविगेशन जमीन आधारित रेडियो सिग्नल का उपयोग करती है? तो ये हो जाएगी रेडियो नेविगेशन। वीओआर और एनडीबी जमीन आधारित सिग्नल का उपयोग करती है। देखो इसमें डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट है वो याद रखने हैं। ऑटो पायलट का मुख्य उद्देश्य विमान को ऑटोमेटिकली चलाना। वेग टर्बुलेंस का मुख्य कार्य विंगटिंग वोर्टिसेस, यानी कि पंखों के छोर पर हवा का घूर्णन पीछे और विमान के लिए टर्बुलेंस पैदा करता है, यही आपके इसका कार्य है। नोटेम क्या प्रदान करता है? तो ये उड़ानों को प्रभावित करने वाले अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी कि पायलटों को अस्थायी खतरे या हवाई अड्डे की बंदी के बारे में सूचित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण इंजन थ्रस्ट मापता है? तो ये इंजन प्रेशर रेडियो गेज मापता है। विमान पर डी आइसिंग का मुख्य उद्देश्य, तो यह सुरक्षा के लिए बर्फ हटाना। विमान को कौन सा हिस्सा पिच कंट्रोल करता है? तो ये एलिवेटर करता है। विमान का कौन सा हिस्सा ड्रैग कम करता है? तो ये फेयरिंग करता है। ये अभी मैंने केरोसिन वाला बता दिया, ये 2 बार रिपीट हो गया आपके। थ्रस्ट रिसीवर लैंडिंग के दौरान विमान को धीमा करता है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो अब करंट के आएंगे, ये भी वापस रिपीट है, ये भी रिपीट है। आपातकालीन संचार के लिए ये 121.5। तो ये क्वेश्चन जो आपके रिपीट हुए ये आपके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, वो ये रिपीट हुए। 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिपीटेड है, आपको अच्छे से देख लेना ये, ठीक है। सॉरी 19 क्वेश्चन, 15 वो और 4 ये। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं यहाँ पे करंट से संबंधित, जो एविएशन नॉलेज में जो करंट आता है ये भी इसमें शामिल है। तो ये लगभग आपके 50 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025 जारी की है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है और ये किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग के लिए नीति बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जानकारी देखो। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मित्वे इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025 की, इसका उद्देश्य क्या है? ये एआई तकनीकों और सुरक्षित पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करता है और डेटा प्राइवेसी और नैतिकता बनाए रखता है और एआई से जुड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाता है। इस पहल से भारत एक रिस्पॉन्सिबल एआई हब के रूप में उभर रहा है। भारत की आगामी सेंसस यानी कि नेक्स्ट जनगणना 2027 से पूरी तरह डिजिटल क्यों मानी जा रही है और इससे कौन सी नई तकनीक का प्रयोग होगा? तो इसमें होगा आपके जो जियो टैगिंग वाला है, ये ऐप है, मोबाइल ऐप है। भारत की 2027 की जो जनगणना है वो 100% डिजिटल सेंसस होगी। डिजिटल लेआउट, मैप ऐप, हाउस लिस्टिंग ऐप जैसे उपकरणों का प्रयोग इसमें किया गया है। हर घर का जियो टैगिंग किया गया है ताकि सटीक लोकेशन डेटा उपलब्ध रहे। इसमें जाति, शिक्षा, आय व सामाजिक वर्गों का विस्तृत डेटा भी एकत्र किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया भारत डिजिटल डेटा नेशन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
2025 में चीन ने कौन सा ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जिसमें चंद्रमा की सतह से पानी निकालने की क्षमता प्रदर्शित हुई? यानी कि चंद्रमा से क्या निकालेंगे, वहां से पानी। तो इनके नाम आपको पता है ऐसे ही होते हैं। तो चैंग-ई 8 मिशन। चीन ने चैंग-ई 8 मिशन के तहत 2025 में चंद्रमा की मिट्टी से पानी निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक किया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्र सतह पर इंस्टीट्यूशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन तकनीक का टेस्ट करना था। इस सफलता से भविष्य में चंद्रमा पर मानव कॉलोनी और फ्यूल प्रोडक्शन संभव होगी और भारत का यहाँ पे चंद्रयान-4 भी इसी दिशा में सैंपल रिटर्न मिशन की तैयारी कर रहा है, यानी कि वापस भेज रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेनिंग 2025 में कहाँ से शुरू की गई? ये की गई थी आपके जो वाराणसी लखनऊ है यहाँ पे। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को वाराणसी से चलाया गया। ये परियोजना इंडियन रेलवे और बेल के सहयोग से है। ट्रेन शून्य यानी कि जीरो एमिशन तकनीक पर कार्य करती है। इसका उद्देश्य रेल परिवहन को हरित यानी ग्रीन ट्रांसपोर्ट बनाना है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट घटेगा। ये भारत की हाइड्रोजन इमरजेंसी मिशन का हिस्सा है, जिससे 2047 तक नेट जीरो हासिल करने की दिशा में देखा जा रहा है। वंदे मातरम @150 समारोह 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। यानी कि 150 वर्ष पूरे हुए। 7 नवंबर 2025 को जो गीत के 150 वर्ष पूरे हुए। ये समझना, देख लो 7 नवंबर 2025 तक का यहाँ पे करंट अफेयर्स है, वो आपके कवर किया गया है। ठीक है। समारोह कोलकाता में हुआ क्योंकि ये गीत पहली बार 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये लिखा था। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और वंदे भारत एकता रन आयोजित की गई। ये दिवस भारत की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। 2025 में कौन सा भारतीय राज्य विंड पावर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित हुआ? तो ये हुआ था आपके तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2025 तक 17 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। राज्य सरकार ने तटीय इलाकों में ग्रीन कोस्ट मिशन शुरू किया है, जिसमें रोजगार व ऊर्जा सुरक्षा दोनों बढ़े। ये भारत की 2050 नेट जीरो रोड मैप में एक बड़ा मील पत्थर माना गया है। प्रोजेक्ट नारी शक्ति किस मंत्रालय की पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपके रक्षा मंत्रालय ने जारी किया और महिला भर्ती और ट्रेनिंग में वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिएगा, रक्षा मंत्रालय ने 2025 में नारी शक्ति इन डिफेंस अभियान की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सशस्त्र बल होते हैं इनमें 20% तक बढ़ाने की जो महिलाओं की भागीदारी है, ये 20% बढ़ेगी। सैन्य अकादमियों में महिला कैंडिडेटों के लिए नए कोर्स होंगे और ड्रोन ऑपरेशन व ATC में महिला रोजगार प्रोत्साहन मिलेगा। और ये परियोजना आपके मेक इन इंडिया डिफेंस और जेंडर इक्वलिटी गोल 2030 से सीधे जुड़ी है। आपके भारत ने जो गगनयान मिशन की मानवीय उड़ान किस वर्ष के अंत तक योजनाबद्ध है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक है और पहला भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन होगा ये। इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर ऊंचाई पर 3 दिन तक रहेंगे। ये मिशन भारत, US, रसिया और चाइना के बाद मानव अंतरिक्ष मिशन सफल करने वाला चौथा देश बनाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें आपको सबको पता है कि कितनी रही, 117, और बाल पोषण की कमी है। भारत की रैंक 117 रही, जो पिछले वर्ष से थोड़ी बेहतर है।
रिपोर्ट में बाल पोषण और कुपोषण मुख्य चिंता बताई गई। सरकार ने पोषण 2.0 मिशन और माइलेट न्यूट्रिशन ड्राइव में स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का आयोजित हुई और भारत का कौन सा मॉडल वैश्विक रूप से प्रशंसित रहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, और यहाँ पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो आपके प्रशंसनीय रहा। सिंगापुर में आयोजित इस समिट में भारत का यूपीआई सिस्टम वैश्विक उदाहरण के रूप में पेश किया गया। G20 और यूएनडीपी ने इसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी में सम्मानित किया गया। क्लीन एविएशन इंडिया 2025 पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका है आपके जो कार्बन फ्री विमानन तकनीक विकसित करना। डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि सेफ का उपयोग बढ़ाना है। इसे 2027 तक 50% जो घरेलू उड़ानों का ग्रीन फ्यूल पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य ये है आपके यहाँ चंद्रमा से मिट्टी का नमूना वापस पृथ्वी पे लेके आना। इसरो 2025-26 तक सैंपल रिटर्न मिशन भेजेगा जो चंद्र मिट्टी व पत्थर नमूने लाकर भारत के वैज्ञानिकों को देगा। ये चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। पीएम सूर्यघर योजना 2025 का लक्ष्य क्या रखा गया है और इससे कितने घरों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हर घर में सोलर पैनल लगेंगे और 1 करोड़ घरों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है और इससे बिजली बिल कम होंगे और ग्रामीण इकोनॉमी है वो क्या होगी, मजबूत होगी। देखो वादा तो होते हैं 1 करोड़ के, लेकिन अब मिलते कितने हैं वो पता नहीं। कौन से देश 2025 में ब्रिक्स ग्रुप में नए सदस्य बने। तो ये बने आपके मिस्र और सऊदी अरब। मिस्र और सऊदी अरब 2025 शिखर सम्मेलन में मिस्र और सऊदी अरब को औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल किया गया। अब 7 देश इसमें शामिल हो गए। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपके 7 नवंबर को और यहाँ पे प्रारंभिक जागरूकता के लिए यह मनाया जाता है। 7 नवंबर को डॉक्टर बाबा के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कैंसर की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम के लिए जन जागरूकता फैलाना होता है। प्रोजेक्ट उड़ान 2025 किससे संबंधित है और किसे लाभ देगा। तो ये है आपके किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एविएशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ये योजना एयरलाइन कर्मचारियों, ग्राउंड स्टाफ और युवाओं को फ्री एविएशन स्किल ट्रेनिंग प्रदान करती है। ये आईजीई एविएशन जैसे निजी क्षेत्र की भर्ती प्रक्रिया से भी जुड़ा है। 2025 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ये हो रहा है आपके मलेशिया में। कहाँ पे, मलेशिया में। भारत इस टूर्नामेंट में पिछली बार के सेमीफाइनल परिणाम को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अभी आपके 20 स्लाइड और बची। 2025 में भारत ने कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने से संबंधित है। तो ये है आपके मिशन लाइफ 2.0। मिशन लाइफ 2.0 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण अनुकूल आदतों को प्रोत्साहित करना। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में लेरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता। तो ये हो जाएगा आपके नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था पहले। नीरज चोपड़ा को 2025 में
ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर श्रेणी में लहरस अवार्ड मिला उनके 2024 एशियन गेम्स और डायमंड लीजेंड में गोल्ड मेडल जीता था यहाँ पे। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है FBY को 2025 में किस तकनीक के लिए अपडेट किया गया? तो ये किया गया आपके ड्रोन सर्वे और AI। नेक्स्ट, 2025 से PMFBY से फसल नुकसान का आंकलन ड्रोन और AI डेटा से किया गया। इससे क्लेम प्रोसेस तेज होगा और किसानों को बीमा की राशि है वो ज़्यादा मिलेगी। चलिएगा, भारत सरकार ने 2025 में भारत ड्रोन शक्ति 3.0 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया और इसका मुख्य उद्देश्य? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गाजियाबाद। ड्रोन रक्षा और नागरिक उपयोग प्रबंधन। इसमें क्या होगा, जो 75 से अधिक है वो भारतीय ड्रोन स्टाफ्स भाग लेंगे और इसका उद्देश्य है रक्षा, कृषि और डिलीवरी व सर्वे में मेड इन इंडिया ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना। और ये होता है 8 महीने बाद डिफेंस दृष्टिकोण को सशक्त बनाता है। 2025 में भारत ने किस देश के साथ उड़ान सुरक्षा पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया आपके फ्रांस के साथ, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हवाई सुरक्षा सहयोग समझौता किया। इसका फोकस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रोन रेगुलेशन और साइबर सुरक्षा है। दोनों देश मिलकर हरित विमानन तकनीक पर भी कार्य करेंगे। 2025 में स्मार्ट पोर्ट्स मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से आरंभ हुआ ये मिशन ब्लॉकचेन आधारित लॉजिस्टिक्स और AI निगरानी पर केंद्रित है और 2030 तक के सभी भारतीय बंदरगाहों को स्मार्ट और पेपरलेस बनाना इसका उद्देश्य है। 2025 में किस भारतीय राज्य ने मिशन अन्नपूर्णा 2025 में शुरू किया? तो ये किया था आपके यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मिशन राज्य में कुपोषण मुक्ति और सस्ता भोजन उपलब्ध कराने हेतु किया। मुख्य फोकस है यहाँ पे जो गरीब परिवार है इनको 5 रुपए में पौष्टिक थाली और महिला SHG की भागीदारी। 2025 में भारत ने किस योजना के अंतर्गत जीरो इम्पोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स बाई 2027 का लक्ष्य किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे भारत यूरिया मिशन 2.0। भारत यूरिया मिशन 2.0 के अंतर्गत देश में 5 नई यूरिया फैक्ट्रियां चालू हुई है आपके। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना और आयात घटाना। 2025 में कौन सा राज्य फर्स्ट EV ओनली हाईवे कॉरिडोर शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना था आपके डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए EV लेन लॉन्च की। ये भारत का पहला ग्रीन हाईवे कॉरिडोर है जहां सोलर चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। गिफ्ट IFSC सेंटर को 2025 में कौन सी नई मान्यता मिली है? तो ये मिली है आपके ग्लोबल फाइनेंशियल हब रैंक टॉप 10 में। ये भारत का पहला इंटरनेशनल एयरबिस्टेशन हब भी बना। नेक्स्ट, 2025 में कौन सी भारतीय एयरलाइंस में ग्रीन स्काई फ्यूल प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ये किया था आपके एयर इंडिया ने। किसने? एयर इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ और बचेंगे फिर। एयर इंडिया ने 2025 में जोधपुर रिफाइनरी के सहयोग से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर उड़ान भरने का लक्ष्य रखा। यहाँ पे 20% कार्बन उत्सर्जन कम होगा। नेक्स्ट, 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल डिफेंस डेटा लिंक साझा किया? तो ये किया है इजराइल के साथ में।
भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में एआई आधारित डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो ड्रोन और सैटेलाइट इंटेलिजेंस में रियल टाइम सूचना देता है। चलिएगा, 2025 में कौन सी भारतीय स्पोर्ट्स लीग ने कार्बन नेचुरल टूर्नामेंट घोषित की है? तो ये की है आपके जो आईपीएल 2025 है। ये आईपीएल 2025 पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बीसीसीआई ने कार्बन फुटप्रिंट ऑफसेट नीति लागू की। सभी टीमें वो प्लांट ऑफ प्लेनेट कैंपेन से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का कौन सा शहर ग्लोबल सिटी ऑफ एजुकेशन अवार्ड 2025 जीता? तो ये जीता आपके पुणे। किसने? पुणे। यूनेस्को ने पुणे और शिक्षा और स्किल इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। यहाँ 8 टेक स्टार्टअप्स की संख्या भारत में सबसे अधिक है। 2025 में कौन सा भारतीय राज्य मिशन वृक्षा भारत शुरू किया है? तो ये किया आपके ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर। ओडिशा सरकार ने 1 बिलियन ट्री प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वन आवरण को 34% तक ले जाना और इको टूरिज्म को बढ़ाना। 2025 में भारत ने कौन सा नया सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया जो वेदर मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे मौसम एक सैटेलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये किसने किया था? इसरो ने। वन हेल्थ मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य तो ये है आपके मानव और पशु स्वास्थ्य का एकीकृत प्रबंधन। चलिएगा, एक हेल्थ मिशन का उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को साझा ढांचे में लाना है, जिससे जूनोटिक डिजीज है जैसे कोविड है और निफा है आदि के प्रभाव को कम करना। 2025 में भारत का कौन सा शहर पहला 5G मेट्रो नेटवर्क हब घोषित किया गया? तो ये किया गया आपके दिल्ली। ये 5G से जोड़ा गया आपके। 2025 में भारत ने कौन सा नया क्लाइमेट फंड स्थापित किया है? तो ये किया आपके क्लाइमेट रिजल्ट्स फंड। नेक्स्ट, 2025 में भारत का कौन सा खिलाड़ी एशियन एथलीट ऑफ द ईयर 2025 घोषित हुआ? तो ये हुआ था आपके नीरज चोपड़ा। भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा आपके एशियन एथलीट एसोसिएशन ने लगातार 3 गोल्ड एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप में और डायमंड लीग में सम्मानित हुए हैं। 2025 में भारत ने एग्री ड्रोन क्रेडिट स्कीम क्यों लॉन्च की है? तो ये की है आपके यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी देने के लिए ये आपके लॉन्च की है। कौन सी? एग्री ड्रोन क्रेडिट स्कीम। चलेगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया एविएशन हब 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हवाई केंद्र है? तो ये होगा आपके हैदराबाद। हैदराबाद एयरपोर्ट 2025 में 15% वार्षिक वृद्धि के साथ तेज तरक्की की ओर है। इसे इमरजेंसी एविएशन हब ऑफ एशिया घोषित किया है। तो ये आपके लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास, 190 क्वेश्चन के आसपास आपके टोटल क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको बड़ी शिद्दत से और बिना टाइम खराब किए हुए करवाए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे आपको इसी चैनल पे जो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी है, जो आने वाली एनटीपीसी है, इनके बारे में चाहे ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट है, इनकी तैयारी करवाई जाएगी। और जो भी आपके दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, इन सब की तैयारी आपको इसी मंच पे करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, और अच्छी लगी क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके जाएगा। और ये क्लास आपकी कभी भी हट सकती है, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना। वैसे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके ये क्लास नहीं हटेगी, आपके यूट्यूब पे ही रहेगी। तो आपको क्लास अच्छे से ले लेनी। और ये क्लास आपकी पेड बेंच की क्लास है जो मैं आपके यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है,
और अगर आपका रिव्यू अच्छा आएगा तो ऐसी मैराथन क्लास आपके लिए और लेके आएंगे, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी है, जैसे ही आपके आईजीआई का पेपर हो जाता है, मान लो किसी का 10 को है, तो 10 वाला या 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, जो भी, मान लो 13 को किसी का पेपर है, तो वो पेपर देने के बाद में यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन याद रहते हैं वो आप यहाँ पे बताओगे, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।